तो अब हम पढ़ेंगे जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जीन्स व जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना। जेफरीज को भी हम पढ़ेंगे इसमें। जेम्स जीन्स ने इस परिकल्पना को 1919 में दिया था, 1919 में, और 1929 इसमें कुछ जो है मॉडिफिकेशन किया था जेफरीज ने। तो हम उस मॉडिफिकेशन को भी देखेंगे और सबसे पहले हम जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना देखेंगे। हम ये देखते हैं कि इनकी जो हाइपोथेसिस है, टाइडल हाइपोथेसिस कहते हैं इसको, ये बहुत ही जो है काफ़ी समय लंबे समय तक इसने जो है अपनी मान्यता को बनाए रखा। और वर्तमान समय में भी ये कुछ हद तक एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछी जाती है। मान्य तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम्स में आती है। ये कई बार मैंने देखा है। तो मैं आपको बताऊं कि जो जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना है, ये भी एक डुअलिस्टिक परिकल्पना है। इससे पहले जो है हमने डुअलिस्टिक की परिकल्पना पढ़ी थी, जिसे चैम्बरलिन की प्लैनेटरी सैम्पल हाइपोथेसिस कहा गया था। चैम्बरलिन की ग्रहण परिकल्पना, वो भी एक डुअलिस्टिक परिकल्पना थी। और ये भी एक डुअलिस्टिक परिकल्पना है, क्योंकि इसमें भी एक से अधिक जो है स्टार या सन की बदल दी गई है। हाँ? और इस तरीके से वो है। तो सबसे पहले जेम्स जीन्स जो है 1919 में ये परिकल्पना को प्रतिपादित करते हुए ये कहते हैं कि जो है ब्रह्मांड में पहले से एक सन था। एक मान लीजिए यहाँ पर एक सन है, ये सन हो गया। इस सन को जो है इन्होंने प्रिमिटिव सन कहा। कैसा सन कहा? प्रिमिटिव सन। ये प्रिमिटिव सन हो गया। ये कैसा था? ये हॉट था और गैसियस था। ये हॉट था और गैसियस था, और इसको इन्होंने प्रिमिटिव सन कहा। अब इस सन के साथ साथ जो है ये कहते हैं कि ब्रह्मांड में था, और इसी ब्रह्मांड में एक इंट्रूडिंग स्टार था। इंट्रूडिंग स्टार ऐसा स्टार जो कि बाहर से आ रहा था। इंट्रूडिंग स्टार को हम ऐसे दिखा सकते हैं, इस तरीके से। एक ही स्टार है। इसको इन्होंने क्या कहा? इसको कहा इंट्रूडिंग स्टार, मैंने आता हुआ स्टार। इंट्रूडिंग स्टार था इसको इन्होंने। और इस तरीके से ये स्टार जो है इधर से आ रहा था। ये कहते हैं कि जो इंट्रूडिंग स्टार था, ये जो है ब्रह्मांड में ऐसे ही वॉन्डरिंग कर रहा था, एक बड़े मार्ग से होते हुए जा रहा था, और ये एक बार ही इसके पास से गुजरा, दोबारा यहाँ पर आया नहीं, और जो है इसको दोबारा कहीं नहीं देखा गया। ये ऐसे ही आ रहा था और आते हुए चला गया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये इंट्रूडिंग स्टार जो आ रहा था, ये कहते हैं कि इस गैसियस हॉट सन की सतह पर इसका जो है ग्रेविटेशनल प्रभाव पड़ा। इसका जो है गुरुत्वीय प्रभाव पड़ा, और इससे इसको टाइडल पुल लगा। मतलब ये इसका इसके इफेक्ट पड़ा, और इससे हुआ यहाँ पर टाइडल पुल, जैसा मान सकते हैं जो है ये खिंचाव पड़ा इस पे। क्योंकि जब भी कोई बाहरी निकाय होता है, अगर कोई जो है तरल अवस्था में है, गैसियस है, तो उसके उस सतह पर जो है ज्वारीय प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ज्वार भाटा की उत्पत्ति में हमने ये समझा है कि पृथ्वी की सतह पर जो है चंद्रमा का ज्वारीय बल पड़ता है। वैसे ही इस जो है इंट्रूडिंग स्टार का प्रभाव इसके ऊपर पड़ा, और जब इसके ऊपर पड़ा तो इसकी सतह से एक छोटा सा पार्ट ऐसे निकल के उभर आया इसकी तरफ। और ये स्टार जो जैसे जैसे इसके पास आता गया, इसका जो मार्ग है वो कुछ इस तरीके से था, ऐसे ऐसे इस तरीके के मार्ग से होते हुए गुजर रहा था। तो यहाँ अभी दूर है, तो दूर के साथ साथ ये कभी पास में भी आएगा, ये कभी इतना पास आएगा, कभी इतना पास आएगा, कभी इस तरह से आएगा, और फिर ये दूर जाने लगेगा। इस तरीके से आते आते ये दूर जाने लगेगा। ये जैसे जैसे पास आएगा, इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव है इसकी सतह पर ज़्यादा पड़ेगा। जो अपना प्रिमिटिव सन है वो अपनी जगह पर है, और उसकी सतह पर प्रभाव इसका ज़्यादा पड़ेगा, तो ये और बड़ा शिकार से निकला। जब ये और पास आएगा तो इसमें से और निकलेगा, और इस तरीके से इसमें से बड़ा सा फिलामेंट सिगार शेप का निकलने लगेगा। और इसको इन्होंने ये कहा, इसको इन्होंने कहा, हम इधर लिख दे रहे हैं, सिगार सिगार शेप्ड फिलामेंट, ये इन्होंने इसका नाम दिया। ये बात तो है। यानी कि जो प्रिमिटिव स्टार था, या इसको हम सन कहेंगे, इस सन में जो है जब ये इंट्रूडिंग स्टार का जो है प्रभाव पड़ा, इसको इंट्रूडिंग स्टार कहेंगे। इस स्टार के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव जब इसके ऊपर पड़ा,
तो इस पर टाइडल पुल हुआ, और उससे क्या हुआ कि जैसे जैसे पास आता गया, इसमें से एक फिलामेंट सिगार के आकार का निकलता चला गया, और जितना करीब आता गया उतना ही बड़ा फिलामेंट बाहर निकलता गया। और एक समय ऐसा आया कि जब ये दूर जाने लगा तो ये फिलामेंट सूर्य की सतह से निकल करके बिल्कुल बाहर आ गया, और बाहर आकर के इसकी तरफ जाने लगा। लेकिन ये उसकी तरफ जा ही रहा था तब तक ये स्टार आगे निकल गया, और आगे जब निकल गया तो ये जो सिगार से फिलामेंट है, ये फिलामेंट इसका जो है चक्कर लगाने लगा। मतलब ये जो फिलामेंट है, यही है फिलामेंट। इसको इन्होंने फिलामेंट कहा, और ये जो है निकल करके उस स्टार की तरफ ना जा सका, बल्कि इस सन का चक्कर लगाने लगा, और चक्कर लगाते लगाते जो है इसकी कक्षा में घूमने लगा। ये कहते हैं कि जो ये फिलामेंट है उसका जो पदार्थ है वो वैसे ही है जैसे सन है, सन से ही निकला हुआ है तो उसी से सिमिलैरिटी रखता है। अब ये देखते हैं कि ये जो फिलामेंट है धीरे धीरे ठंडा होने लगा, और ठंडा होकर के इसमें भी कई सारे जो है ग्रह बन गए, इसी से कई सारे ग्रहों का निर्माण हो गया इसी फिलामेंट से। और ये ग्रह जो है बाद में इसी का चक्कर लगाने लगे, और ये सन हो गया, और ये सारे वो हो गए। इसका हम एक डायग्राम यहाँ पर और अच्छे से बना सकते हैं। मान लीजिए कि ये सन है, और उसके बाद जो है ये फिलामेंट है, इस तरह फिलामेंट निकल के आया बाहर। अब इस फिलामेंट में हम देखेंगे कि जो ग्रहों की व्यवस्था है, इसको हम दोबारा बनाते हैं और बड़ा, ताकि सारे ग्रहों का हम इसमें निर्माण कर सकें। 9 ग्रहों की, इसको ये मान के चलिए कि ऐसे है, ये इस तरीके से है। तो इसमें देखेंगे कि बीच में इसमें ज़्यादा मटेरियल, किनारों पे पतला है, इधर भी पतला है उधर भी पतला है, और बीच में इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे अगर ग्रहों का निर्माण होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बीच के जो ग्रह बनेंगे उनके आकार बड़े होंगे, और किनारों पे जो ग्रह बनेगा उनका आकार छोटा होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें जो है बीच में जो ग्रह बनता है वो सबसे बड़े आकार का होता है, और ये होता है जुपिटर। जुपिटर हो गया, जुपिटर सबसे बड़े आकार का है। उसके बगल इस साइड में इधर जो बड़े आकार का ग्रह है वो है सैटर्न, सैटर्न यानी शनि। तो ये बृहस्पति हो गया, ये शनि हो गया। फिर इधर नेपच्यून है, इधर नेपच्यून उससे छोटे आकार का है, इस तरीके से उधर छोटा हो गया। इधर हम देखेंगे तो इधर यहाँ पर कुछ एस्टेरॉइड बेल्ट है, उसके बाद मार्स है, उसके बाद अर्थ है, और वेनस है, और इधर मरकरी है। ये हो गया मार्स। मार्स इसको कहेंगे हम एस्टेरॉइड बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट हो गई। ये हो गया अर्थ अपना, वेनस, मरकरी। ये सारी व्यवस्था आप जब देखेंगे तो ये जुपिटर सबसे बड़ा है, सैटर्न छोटा है, उससे छोटा है, ये उससे भी छोटा है। इधर आएंगे तो यहाँ पर एस्टेरॉइड बेल्ट मिलती है, मार्स और जुपिटर के बीच में जो है आपको कुपियर बेल्ट या एस्टेरॉइड बेल्ट मिलती है। इसको फिर हम देखेंगे मार्स, मार्स और अर्थ में थोड़ा सा डिसिमिलैरिटी है कि मार्स का आकार अर्थ से भी छोटा है, ये थोड़ा सा छोटी है जो है। लेकिन इधर वेनस और मरकरी, इधर हम इसको देखेंगे तो ये सब छोटे होते चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो सिगार शेप फिलामेंट है उससे ग्रहों के आकार का जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी हद तक जो है सिमिलैरिटी रखता है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इनका जो सिद्धांत है वो इनका जो है व्यवस्था और अरेंजमेंट को व्याख्या करने में बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो पाता है। इसी व्यवस्था की वजह से जो है इनका सिद्धांत बहुत दिनों तक मान्य रहा, और जो है अपना जो है वर्चस्व कायम रखा। बाद में 1929 में लगभग 10 सालों बाद जेफरीज महोदय आए, और जेफरीज ने इसमें कुछ संशोधन सुझाया। उन्होंने इस सिद्धांत को माना तो, लेकिन मानने के साथ साथ उन्होंने इसमें कुछ संशोधन बताया, और इनका जो संशोधन है वो कुछ इस तरीके से है, मैं यही बता देता हूँ। संशोधन ये कहते हैं कि जो ये सन है और ये इंट्रूडिंग स्टार है, इन दोनों के साथ साथ एक और स्टार है, और वो स्टार था उसको इन्होंने कंपेनियन स्टार कहा। कंपेनियन स्टार जो है था, एक और स्टार की इन्होंने कल्पना की, और उसको इन्होंने क्या कहा, कंपेनियन स्टार का। उसकी व्यवस्था हम यहाँ देख लेते हैं। कंपेनियन स्टार, मान लो यहाँ पर ये अपना सन हो गया, ये प्रिमिटिव सन है, और ये इसको मान ही लेते हैं कि ये जो है ये इंक्लूडिंग सन है, हाँ ये इंक्लूडिंग सन है। इसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने एक और सन की कल्पना की, एक और सन की कल्पना की, एक स्टार की कल्पना की। इसको इन्होंने जो है कंपेनियन स्टार कहा। क्या कहा?
कंपेनियन स्टार, ये इन्होंने कहा। तो ये कंपेनियन स्टार जो था, ये कह रहे हैं कि ये भी ब्रह्मांड में ऐसे ही घूम रहा था और इंट्रूडिंग स्टार भी घूम रहा था। और ये कहते हैं कि जो इंट्रूडिंग स्टार था, ये जेफरीज महोदय का है, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये इन्होंने बताया है, 1929 में बताया है। जेफरीज ने इसमें जो संशोधन किया है उसके माध्यम से इसी तरीके से उन्होंने किया है। उन्होंने प्रोटोस्टार, इंट्रूडिंग स्टार के साथ साथ एक और तीसरा स्टार की भी कल्पना की, जिसे उन्होंने साथी तारा, इसका सन का साथी तारा कहा है, इसको कंपेनियन स्टार कहा है। ये कहते हैं कि ये दोनों घूमते घूमते जो इंट्रूडिंग स्टार है इसमें इसमें टक्कर हो गई, और टक्कर होने से क्या हुआ कि जो कंपेनियन स्टार था इसमें से बहुत सारी डेब्रीज निकल करके बाहर आ गई। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स डेब्रीज निकलकर बाहर आ गई, ये निकल के बाहर आ गई। अब ये बाहर जब आ गई तो इन्हीं के आपस में जो है, उसके बाद क्या हुआ, डेब्रीज निकल के जब बाहर आ गई तो जो ये सन है अपना, ये सन है, ये अपना चला गया किसी दूसरी तरफ, लेकिन ये डेब्रीज जो है यहाँ पर रह गई। और ये डेब्रीज जो है इसमें भी कई सारे कण थे, कई सारे एलिमेंट थे, और ये जो है जितने भी एलिमेंट्स थे आपस में टकराने लगे, और टकरा करके जो बड़े कण थे छोटे कणों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिए। आकर्षित करने के बाद क्या हुआ कि इन्हीं से जो है, इसी से जो है 9 ग्रहों का निर्माण हो गया। और 9 ग्रह जो है ना इसके साथ गए ना इसके साथ गए। ये कहते हैं कि जो डेब्रीज थी, इनसे बने हुए जो ग्रह थे, वो सब जो है ये सन का चक्कर लगाने लगे, और कंपेनियन स्टार भी चला गया, इंट्रूडिंग स्टार भी चला गया। ये दोनों चले गए और दोबारा कभी लौट के नहीं आए, दोबारा कभी लौट के नहीं आए, लेकिन इनमें टक्कर हुई, ये सब चले गए और ये डेब्रीज यहाँ छोड़ गए, और यही डेब्रीज से जो है अपने सौरमंडल के 9 ग्रह का निर्माण हुआ, और ये सन का चक्कर लगाने लगे, और इस तरीके से जो है इनका सिद्धांत जो है समाप्त हो जाता है। जेफरीज ने इसमें संशोधन कर दिया। ये सभी सिद्धांत जो है काफी समय तक मान्य रहे, और मान्य के साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो है ये परीक्षा में अभी भी उपयोगी है, अभी भी पूछा जाता है ये, इसलिए इसको हमें समझना होगा। हम इसकी थोड़ी बहुत आलोचना कर लेते हैं, क्योंकि आलोचना सबकी है, क्योंकि वर्तमान समय में अब ये मान्य नहीं है। जब से जो है 20वीं सदी के लास्ट तक जो है, जब दूसरे वो आ गए हैं, सिद्धांत आ गए हैं, और खासकर जो है आपका क्या आ गया है, बिग बैंग थ्योरी आ गई, सबसे मान्य है। क्रिटिसिज्म, ये हम देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म में जो है हम ये देखेंगे कि जो है सबसे पहली जो आलोचना होगी, कई सारी आलोचना है, तो पहली आलोचना इनकी ये होती है कि जो स्टार है, स्टार ब्रह्मांड में, एक मिनट, ये कहते हैं कि बहुत सारे स्टार जो है ब्रह्मांड में मौजूद है, और ब्रह्मांड में सभी स्टार बहुत दूर दूर है, इनके बीच की जो दूरी है बहुत दूर दूर है, और ये अपने एक निश्चित मार्ग से जो है यात्रा कर रहे हैं, ये अपने निश्चित मार्ग से यात्रा कर रहे हैं। तो इनके आपस में एक दूसरे के पास आने या एक दूसरे से दूर जाने की कोई संभावना नहीं होती है। ये सब अपनी निश्चित कक्षा में घूम घूम रहे हैं, और इनमें आपस में न तो टक्कर की कोई संभावना है, और ना ही जो है एक दूसरे के पास में आने की संभावना है। दूसरा ये भी होता है, इनका ये कहा जाता है कि जो इंट्रूडिंग स्टार था या जो साथी तारा था, ये दोनों जब अपने मार्ग से आ रहे थे और जो है उधर से गुजर रहे थे, तो ये कहाँ चले गए, दोबारा लौट के क्यों नहीं आए। यानी इंट्रूडिंग स्टार और कंपेनियन स्टार दोबारा लौट कर कब आएंगे, या कभी नहीं आए हैं, ये भी एक जो है इनकी आलोचना बनती है। तीसरी आलोचना ये बनती है कि ये कहते हैं कि जो सन है अपना, जो अपना सन है, उसी से ही सभी ग्रहों का निर्माण हुआ है, सन से ही सभी ग्रह निकले हैं, क्योंकि सन से ही निकले हुए फिलामेंट से ही जो है ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो हमें देखना ये होगा कि जो जो स्ट्रक्चर जो है सन का है, वही स्ट्रक्चर जो है अपने ग्रहों का होना चाहिए। लेकिन जो प्लैनेट्स हैं उनका जो है, जो मेटल्स हैं, वो भारी तत्वों से बने हैं, भारी तत्व हैं इसमें, और जो सन है उसमें हल्के तत्व हैं। हल्के तत्व कौन से हैं, ये हाइड्रोजन के हैं, हीलियम के हैं, और इसमें बहुत सारे हैं, इसमें बहुत सारे हैं।
इसमें कई सारे हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारी तत्व और हल्के तत्व दो जो है इसमें सिमिलैरिटी नहीं हो रही है। सन में हीलियम और हाइड्रोजन है, इसमें हीलियम है और हाइड्रोजन है। और इधर क्या है, इधर लोहा भी है, निकल भी है, एल्युमिनियम भी है, सिलिका भी है ना, ऑक्सीजन भी है, सब कुछ इधर है, लेकिन इधर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इनके और इनके निर्माण का जो मटेरियल है वो अलग 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 जगहों से आया है। इससे निकले हुए फिलामेंट से इसके निर्माण की सिमिलैरिटी हमें नजर नहीं आती है। दूसरी बात यह है कि इनका एक जो बात है कि इनका जो शेप है वो तो काफ़ी सिमिलर लगता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर ये सभी जो प्लैनेट्स हैं वो एक ही सिगार से निकले हुए हैं, एक ही फिलामेंट से निकले हुए हैं, और ये सभी जो है सन का चक्कर लगा रहे हैं, तो इनके चक्कर की दिशा सेम होनी चाहिए, ये एक ही दिशा में चलने चाहिए, इनका सबका जो है एंगुलर मोमेंटम सेम होना चाहिए, इनका झुकाव सेम होना चाहिए, और ये एक ही दिशा में सभी चक्कर लगाते। लेकिन इसमें अलग अलग जो है ग्रह जो है, कुछ ग्रह जो है इधर से चक्कर लगा रहे हैं, तो कुछ ग्रह इधर से चक्कर लगा रहे हैं, कुछ ग्रह इधर से चल रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ इधर से चल रहे हैं, कुछ इधर से चल रहे हैं, ये चीज़ की व्याख्या नहीं हो पा रही है, क्योंकि अगर एक ही फिलामेंट से निकलते तो सभी एक साथ साथ इसका चक्कर लगाते, कुछ उल्टी दिशा में चक्कर न लगाते। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कुछ ग्रह हैं जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, कुछ क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो ये भी इसकी व्याख्या नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से जेम्स जीन्स जो है ये परिकल्पना जो है वर्तमान समय में मान्य नहीं है, और ये इस तरीके से ये परिकल्पना जो है हमारी पूरी होगी। ठीक।